कि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने कितनी नई बातें बोली ये किसी को याद नहीं है, लेकिन कितनी बार रिपीट किया उन्होंने अपनी बातों को, वो सब कुछ करता था जी। तो नीतीश कुमार से भी कई कदम आगे बढ़ करके एक फैसला जीतन राम मांझी ने लिया है। महागठबंधन में आए, महागठबंधन से बाहर जाना था, एक बार में फैसला लिया। अभी तो हाल फिलहाल में कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव, उनका बयान आपने सुना था ना, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके संगठन की जिम्मेवारी देना। रामेश्वर महतो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ रामेश्वर महतो की चर्चा क्यों कर रहे हैं, स्नेहलता भी नहीं है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बजट सत्र शुरू होने से पहले एक साथ कई नेताओं के रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं बिहार में। जी हां, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले इनके बयान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा जो है वो तेज कर दी। आखिर क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने? और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा ही है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। और बात करें हम तो चिराग पासवान के भी चर्चाएं हो रही हैं। आखिर तीनों नेताओं ने ऐसा क्या जो सियासी खेल है वो शुरू कर दिया जिसको लेकर बिहार की राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया है। सब हम जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। बाबा, एक साथ तीन नेताओं का नाम हमने लिया, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। उपेंद्र कुशवाहा तो सुबह से ही चर्चा के विषय में बने हुए हैं। आज की खबर को लेकर लगातार उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की ही चर्चाएं बस नहीं हो रही है, उसके साथ साथ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बजट सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, लेकिन फिर चर्चाएं क्यों तेज हो गई हैं? बजट सत्र से पहले कुछ बड़ा होने वाला है क्या? दीपक, आपने जो बात कही वो आधा सत्य है। पूरा सत्य समझने के लिए सिर्फ नाम भले ही तीन लोगों का हो, लेकिन इसमें और कई नाम जुड़े हुए हैं। आप एनडीए गठबंधन की जब बात करेंगे तो उसमें पांचों दल अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है। इन तीनों का नाम मैंने इसलिए लिया है कि दो दल हैं जिसमें से एक साथ में रहेगा या अलग हो जाएगा तो असर पड़ेगा। इन तीनों के अलग होने से कोई असर किसी पर भी पड़ना नहीं है, और इन सभी के फैसलों से भी कोई असर इंडिया गठबंधन की सरकार पर नहीं पड़ना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ठीक है, विधानसभा सत्र के पहले जो 180 डिग्री बिहार की राजनीति मूव कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? सत्र शुरू होने से पहले आपने विपक्ष को देखा है क्या कुछ कहते हुए? दिखाई तो दे ही नहीं रहा। सर्वदलीय बैठक तो शुरू जी, हो गई। बिल्कुल। सर्वदलीय बैठक के बाद ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसको लेकर के ये कहा जाए कि विपक्ष जो है सक्रिय है। मतलब पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में ही जब इतना उथल पुथल है तो बाकी की बातों को तो आप छोड़ ही दीजिए ना। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं इन तीन नामों से, उसके बाद हम आगे की कहानी इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपसे इन तीन नामों में जानना चाहेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या सियासी चाल चली है जिसको लेकर उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं बिहार उपेंद्र में। कुशवाहा से आप लोगों ने सवाल पूछा, आपके रामेश्वर महतो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ रामेश्वर महतो की चर्चा क्यों कर रहे हैं, स्नेहलता भी नहीं है। ये कोई विधायक दल की बैठक थोड़े है। और आनन फानन में सत्र से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाना, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके संगठन की जिम्मेवारी देना, उसके बाद बिहार में दो दो कार्यकारी अध्यक्ष एक अध्यक्ष के साथ लगाना, इसको आप क्या समझते हैं? कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? आपने देखा है कभी अय्यार रखना? पुराने युद्ध प्रवृत्ति में होता क्या था कि जब युद्ध होता था तो युद्ध में अपने लोगों को दूसरे खेमे में भेज करके और वो क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटीज पता की जाती थी। जो प्रदेश का नेतृत्व बनाया गया है उस प्रदेश नेतृत्व में दो दो लोगों को, हम ये हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये सोचा हो कि इसमें जातीय समीकरण को साधना है, एक सवर्ण को दे रहे हैं, हमारी पार्टी लौकुश की पार्टी कही जाती है नीतीश कुमार की तरह, तो लौकुश की पार्टी में कोई ईबीसी या ओबीसी ही अगर प्रदेश अध्यक्ष रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें आप समझिए मदन चौधरी को यहां से उठा करके सीधे संगठन में डाल दिया गया है और संगठन में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व में कई परिवर्तन किए गए हैं। हिमांशु पटेल को प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया गया है,
बगल में बैठे हुए, आप तो वहां मौजूद थे, बिल्कुल माधव आनंद काजू खाने के अलावे कुछ करते नहीं दिखे क्या? उनसे एक भी शब्द बुलवाया गया क्या? बिल्कुल नहीं। कभी आपने देखा है किसी मीटिंग में? अभी तो हाल फिलहाल में कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव, उनका बयान आपने सुना था ना? उनको भाषण देने का मौका मिला ना कि उस संगठन को कैसे आगे चलाएंगे, बिहार में क्या करेंगे। जिम्मेदारी बड़ी क्या थी। आपने आलोक सिंह को माइक थमाते हुए देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे? ये टेम्पोररी सेटलमेंट है विधानसभा में, और खास करके ये टेम्पोररी सेटलमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, वक्त पर फैसले लेते हैं, और लेकर के हार जीत तो अलग चीज है, लेकिन उनके फैसले से मैं भी उनका कायल हूं, क्योंकि कभी भी उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया है तो पद पर रहते हुए लिया है, और बोल्ड फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया। उस फैसले का असर जो भी हो वो अलग बात है। पार्टी का विलय करना था, उन्होंने एक बार में फैसला ले लिया। पार्टी का नाम चेंज करना था, एक बार में फैसला ले लिया। एनडीए से बाहर होना था, एक बार में फैसला लिया। महागठबंधन में आए, महागठबंधन से बाहर जाना था, एक बार में फैसला ले लिया। अब इस बार जो वो फैसला ले रहे हैं वो पहले वाले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका इसमें पार्टी के ओवरवाइलिंग की तरफ मुझे जो लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन इस फैसले से वो पार्टी में क्या रोक लेंगे ये बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन सत्र के बाद जी मुझे अभी भी इस बात पर संदेह है कि सत्र के बाद जो लोग उनके बगल में बैठे हुए थे उनके साथ कितने दिनों तक टिके रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो सबको सेटल कर लिया, बिल्कुल सेटल कर लिया, और उन्होंने अपनी पार्टी की टूट को भी बचा लिया। 1/3 विधायक जो उनसे छटके हुए थे, 2/3 उन विधायकों को भी उन्होंने रोक लिया। निश्चित रूप से उनके बगल में बैठे माधव आनंद की चुप्पी और आलोक सिंह का मुस्कुराना, जब सवाल पत्रकार पूछ रहे थे कि ये लोग आपके कार्यक्रम में नहीं मौजूद थे, तो ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि चलिए एक प्रयास जरूर है, और हम तो चाहेंगे कि ये प्रयास उनका सफल भी रहे और एक पार्टी जो है मजबूती के साथ बिहार में खड़ी रहे, जो जनता का काम करे, क्योंकि दीपक प्रकाश काम बेहतर कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ आप आगे की अगर रणनीति पर काम करें तो नीतीश कुमार से भी कई कदम आगे बढ़ करके एक फैसला जीतन राम मांझी ने लिया है, और जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रस्ताव रख दिया है। बिल्कुल इस बीच में कई बातें और पैरेलली चल रही हैं। एक तो ये बात चल रही है कि क्या नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला ठंडे बस्ते में रख दिया है, या फिर उसका इंतजार तब तक के लिए कर रहे हैं जब तक वो फिर से एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं चले जाए। जब एनडीए गठबंधन से बाहर जाते हैं तब तक उनको याद पड़ता है बिहार को विशेष दर्जा। नीतीश कुमार की शैली आप देखिएगा तो पूरे उनके समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कितनी नई बातें बोली ये किसी को याद नहीं है, लेकिन कितनी बार रिपीट किया उन्होंने अपनी बातों को, वो सब कुछ करता था जी। और हर भाषण में हर बार वो यही बात कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जिससे आदमी को ज्यादा लगाव या प्यार होता है ना, या जिससे ज्यादा दुश्मनी होती है, उसको याद करता हमेशा है, याद में रहता है, उसको भुला नहीं सकते हैं आप। मैंने कहा था कि बिहार की राजनीति की धुरी जो है, एक्सिस जो है, वो दो लोगों हैं, एक ही एक्सिस नहीं है, दो धुरियां हैं, एक लालू प्रसाद और दूसरा नीतीश कुमार। अब ऐसे में जीतन राम मांझी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई बिहार का जनसंख्या भी बढ़ा है, बिहार का घनत्व भी बढ़ा है, बिहार के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, हर तरह से दिक्कत हो रही है, ट्रेनें ठूस ठूस करके आ रही है, तो ऐसा कीजिए कुछ ट्रेनों को बढ़ा दीजिए। एक डिमांड उन्होंने किया है, और ये डिमांड उन्होंने बड़ा ही मतलब बजट सत्र के ठीक पहले किया है। बात यहीं तक नहीं है, सबसे बड़ी बात चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार में बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले अपने प्रभारी को भेजा था। बिहार प्रभारी जो है अरुण भारती को भेज करके उन्होंने, एक तो वो उनको भेज करके और पूरा पार्टी का ओवरवाइलिंग कर रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा, 19 विधायक उनके किस शैली से वहां काम करेंगे, क्या उनका रहेगा, और उनके खेमे के जो मंत्री हैं उन पर क्या दारोमदार रहेगा। पूरे स्ट्रक्चर को देख समझ करके पार्टी के भीतर के ओवरवाइलिंग करने के साथ साथ एक बड़ा बयान आ गया है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति छोड़ करके वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। अब इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? ये तो ऐसी बात हो गई
कि कभी कभी आप देखिएगा कि चश्मा जो है आप ऐसे कर लेते हैं और आपको याद ही नहीं रहता कि चश्मा है कहाँ। और वो आपके सिर खोजते पे ही चलते रहते हैं हैं। चारों तरफ। बिल्कुल। मतलब एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है भोजपुरी में कि गोदी में लइका और नगर भर ढिढोरा। सिंपल सी बात है कि चिराग पासवान जिस लय, जिस शैली और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, मेरा फिर से यहाँ पर याद ताजा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि चिराग पासवान जब बिहार आना चाहते हैं, दैट मीन्स कि बिहार में वो अपने जनाधार को और बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने। रामविलास पासवान के प्रदर्शन को एक तरह समझिए तो दोहराया है। पार्टी आधी उनके पास ही थी। आधी क्या कहा जाए, जब 5 सांसद उनसे अलग हो गए थे, अकेले वो बचे थे, तो कहिए कि माने 5 हिस्सा उनसे अलग हो गया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी को जिस तरह से रिवाइव करके मात्र 4 साल के अंदर में उन्होंने जिस तरह से लोकसभा में 5 के 5 100% रिजल्ट और विधानसभा में तो उन्होंने एक तरह समझिए तो पत्थर पे दूब उगाया है। बिल्कुल। उन्होंने दशरथ माझी से भी बड़ा कहा जाए ना तो काम किया है। जहां कभी जीत नहीं पाई थी एनडीए, आप लोग बार बार चर्चा करते हैं इस बात की, वहां से वो जीत करके और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा काम किया है। उससे भी बड़ा काम उन्होंने किया है जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं कि उन्होंने एनडीए गठबंधन में ये कहा था कि वो अपनी सीटों पे नहीं 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और ये उन्होंने 2025 के चुनाव में करके दिखाया। नीतीश कुमार का एजेंडा 225 का था, उसको पूरा करने वालों में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो वो चिराग पासवान की है। बिल्कुल। क्योंकि चिराग पासवान का प्रदर्शन भी बेहतर है। 29 सीटें देने के बाद उन्होंने 19 जीत दर्ज किया। इसका मतलब था कि वो कॉन्फिडेंस उनके पास था कि हमको जितनी सीटें मिलेंगी हम जीत के दिखाएंगे और सीटें भी ऐसी जिस पर कभी भी एनडीए का दावेदार नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है। तो इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रहा है कि ये तीन तो अपने अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एडजस्ट कर लिया कि विधानसभा सत्र के दौरान उनकी पार्टी और उनके लोग एकजुट दिखें। रामेश्वर महतो भी अलग नहीं बैठेंगे, ये तय मान के चलिए, उसी खेमे का हिस्सा होंगे। अभी तक उन्होंने ये लिख के नहीं दिया है कि वो उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। दैट मीन्स कि वो उनके साथ हैं। लेकिन आ तो नहीं ना रहे हैं। आने नहीं आने से क्या अंतर पड़ता है? जरूरी है कि हर बार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ना कि जरूरी है कि हर बैठक में हर कोई आए। उनको बड़ा काम मिला हुआ है, वो बड़ा काम कर रहे हैं जी। सिंपल सी बात है कि देखिए ये जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक चाल और ढाल, उसके साथ साथ राजनीतिक बयान, इसके मायने निकालना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसमें अब उपेंद्र कुशवाहा जो है अपनी राजनीति को आगे साध लेंगे? देखिए साध लेंगे कि नहीं साध लेंगे ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन सबसे बड़ी जो कहानी है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने तत्काल तो अपनी पार्टी को, अपने संगठन को समेट लिया है। तो समेट लिया है तो दैट मीन्स कि विधानसभा सत्र के दौरान तो कुछ होने जाना नहीं है। तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का ओवरवाइलिंग कर लिया, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अरुण भारती को भेज करके अपनी पार्टी का ओवरवाइलिंग करवाया है। और इस ओवरवाइलिंग के दौरान उन्होंने ये भी बात कह करके एक बड़ा राजनीतिक कहा जाता है कियोस पैदा किया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये भी एक बयान जो काफी महत्वपूर्ण है और ये बयान उन्होंने कहा था कि वो 2030 से बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि हम बिहार की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस विचार का स्वागत किया है, यानी कि चिराग को फिर बिहार बुलाने लगा है। निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ओवरवाइलिंग ये भी है। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का हमने बता ही दिया कि उन्होंने बजट सत्र शुरू होने से पहले जो एक छोटा सा गिट्टी फेंका है, पानी में हलचल पैदा किया है। इसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका क्या होगी। तो विपक्ष की भूमिका के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं। तब तक मुझे लगता है कि इस विधानसभा के दौरान 100 दिन का कार्यकाल पूरा भी हो जाएगा। उनका शपथ भी जो लिए हैं कि 100 दिन के बाद वो चुप्पी तोड़ेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार को कितना बार उठा उठा के पटकते हैं विधानसभा में, जी, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक सवाल, आपने कह दिया कि चिराग को बिहार बुला रहा है और चिराग कह रहे हैं बिहार की राजनीति की बात, तो क्या सम्राट को आगे अब नहीं कर चिराग पासवान को आगे किया जाएगा?
ये कौन करेगा? आपको ये कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को आगे करके या सम्राट चौधरी को पीछे करेगी? ये सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ मामला ही नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला अपनी पार्टी के स्वतंत्र प्रभारी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र फैसला लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी चिराग पासवान बात करते हैं तो बिहार की बात करते हैं। चिराग पासवान को जो विभाग मिला उसको लेकर के भी, और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि जब जब रामविलास पासवान को जो कुछ भी मिला, इससे पहले उन्होंने कहा कि सबसे बड़े नेता बिहार के अगर कोई है तो रामविलास पासवान है। और वास्तव में रामविलास पासवान ने जितनी लंबी राजनीति की है, जिस तरह की राजनीति की है, निश्चित रूप से उनकी चर्चा तो होनी चाहिए। इन सभी बातों के साथ साथ चिराग पासवान ने जिस तरह से खुद को डूबे हुए पानी में से अपने आप को उभार कर बाहर किया है, वो भी एक बड़ी बात। सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ये जो विधानसभा का बजट सत्र होगा उसमें 180 डिग्री पूरी राजनीति घूमी है। इसमें चुप्पी किसके पास है? आपने जदयू को चुप देखा होगा। जदयू के भीतर एक हलचल अलग तरह की चल रही है, और वो हलचल है कि जदयू का ओवरवालिंग कैसे होगा। तो जदयू के ओवरवालिंग में आप देख रहे होंगे कि कई नाम सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी जैसे टूटेगी वैसे ही जदयू की ओवरवालिंग और भीतर ही भीतर ओवरवालिंग चल रही है। जनता दल यूनाइटेड इस विधानसभा सत्र के दौरान कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा। नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें भी लगभग क्लियर हो गई हैं कि इस बजट सत्र में वो कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। एक जो संदेह मेरा है वो संदेह इस बात की तरफ भी इशारा करता है, क्या विधानसभा सत्र के बाद बिहार में फिर से कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। अब इन सभी परिस्थितियों को एक जगह आप लेकर के आते हैं तो यहां से शुरू होती है एक अलग तरह की कहानी। इस कहानी में राज्यसभा का चुनाव भी होगा, उसको लेकर के भी किस तरह का सेटिंग गेटिंग होता है। इसके बाद विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर के किस तरह का सेटिंग गेटिंग होता है। और ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सब अपने अपनी टीम का ओवरवाइलिंग कर रहे हैं, तो भाजपा भी अपनी टीम का ओवरवाइलिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। और नीतीश कुमार पूरी तरह से, एक खबर मैं लेकर के बहुत जल्द आ रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्यों चुप्पी साधे हुए है। सब कुछ सुन और देख रही है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक्ट क्यों नहीं कर रही है जी। 2 चुनाव बड़े हैं और दोनों चुनाव में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जहां भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वहां वो सत्ता में आ सकती है, तो उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है, जहां सबसे अधिक सीट है इस देश में विधानसभा की, और वहां उसकी सरकार चल रही है। उस सरकार को बचाना भी उसकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसमें निश्चित रूप से 2026 और 27 ये 2 ऐसे वर्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि इस बीच में लगभग 10 के आसपास विधानसभाओं में चुनाव होने हैं। टोटल 2029 के चुनाव से पहले लगभग 20 विधानसभाओं में चुनाव पूरे हो जाएंगे, मतलब 1.5 दर्जन के आसपास। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का स्टेप क्या होगा, किस तरह की ओवरवाइलिंग करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार की राजनीति जो है 180 डिग्री जो मूव कर रही है, उसमें नीतीश की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कब कौन सा खेल खेल दें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसमें तो साफ साफ लग रहा है कि इस विधानसभा सत्र में सभी अपने आप को कस रहे हैं और नीतीश चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। भीतर ही भीतर कोई खेल निश्चित रूप से बड़ा हो रहा है, और उसका इस विधानसभा सत्र के दौरान या होली के जस्ट बाद अगर कुछ बड़ा देखने को मिले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो चलिए, अब विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होना है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं तेज है। बाबा ने भी आपको बताया, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सबको लेकर बाबा ने बताया। लेकिन फिलहाल आप देखिए 2 तारीख से शुरू होना है और ये जब सत्र 27 तारीख को समाप्त हो रहा है, 27 तारीख को समाप्त हो रहा है। जब ये सत्र खत्म होता है तो क्या कुछ बिहार में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।